कुछ तो इसको बीमारी हुई है, कोई तो इसको बीमारी हुई है जिसकी वजह से सो नहीं कर रहा। तो जब इसको दवा खिलाया गया, किसकी दवा खिलाया गया? रेजोनेंस की दवा। जब बेंजीन को रेजोनेंस की दवा खिलाया गया तो पता चला कि बिल्कुल ठीक हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी वाईपुर सर में। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की डेमो क्लास में। ये आपकी दूसरी डेमो क्लास है। पहली डेमो क्लास ऑलरेडी जा चुकी है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने देख लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर देख लें। ये आपकी दूसरी डेमो क्लास है केमिस्ट्री की, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो ये डेमो क्लास है और ये केमिस्ट्री की दूसरी डेमो क्लास है। ठीक है, केमिस्ट्री की पहली डेमो क्लास आपको पहले ही मिल चुकी है। ये केमिस्ट्री की दूसरी डेमो क्लास हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली डेमो क्लास में हम लोग बात कर चुके थे सिलेबस तक कि किस तरीके से आप लोगों को एडमिशन लेना है, क्या फीस रखी गई हैं और इसके बाद क्या कोर्स हम लोग पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ पूरा डिटेल में हम लोग बात कर चुके थे। तो और सिलेबस के बारे में भी डिटेल में बात कर चुके थे। उस सिलेबस में से आज आपका बोल लीजिए कि दूसरी डेमो क्लास में आपका सिलेबस स्टार्ट प्रॉपरली होने जा रहा है, जिसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चले जाएंगे और पूरी यूनिट को पहली यूनिट को ख़त्म करेंगे। तो डेमो क्लास 2 में आपकी यूनिट 1 स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हम लोग सबसे पहले एक तरफ से पढ़ेंगे, बिल्कुल कूद कूद के नहीं पढ़ेंगे, एक तरफ से बिल्कुल पढ़ेंगे, है ना। यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और आराम से एक एक करके पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बिल्कुल उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में मौजूद है। ठीक है, बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे करके तुरंत अपने टॉपिक पर आता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते हो कि कैसे एडमिशन लेना है ऑनलाइन क्लास में, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 7080884759। इस पर आप लोग सिंपली व्हाट्सएप करके संपर्क कर लीजिए। वहाँ पे पूरा आपको डिटेल बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, कितनी फीस है, क्या सब कुछ पूरा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तुरंत हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो केमिस्ट्री की डेमो क्लास 2 में यूनिट 1 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 का क्या डिटेल सिलेबस है, अगर आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो जाकर के डेमो क्लास 1 आप लोग देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस है। उसमें मैंने पूरा सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है, यूनिट 1 के सिलेबस को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टॉपिक का मैं आपको नाम बता दूँ। क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करेंगे, क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। और इन टॉपिक्स को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद उससे आपको क्या आउटकम्स मिलेंगे, क्या फ़ायदा होने वाला है, पढ़ के आप क्या करेंगे, है ना, कौन सा पहाड़ उखाड़ने वाले हैं, तो ये हम लोग देखेंगे इस दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में रेजोनेंस क्या होता है इसको समझेंगे। चौथे पॉइंट्स में इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जो आज तक के आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं एग्जांपल्स को लेंगे, फालतू एग्जाम्पल नहीं लेंगे। इसके बाद समझेंगे रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। इसके बाद एक ये टॉपिक आपके सिलेबस में तो नहीं है, टाउटोमेरियम, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है बिल्कुल, तो इसी में इसको भी कवर कर लेंगे ताकि एक ही साथ आपको रेजोनेंस एंड टाउटोमेरिजम दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये जो रेजोनेंस है इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, है ना, किन कंडीशंस पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तो कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस को कि इसका क्या महत्व होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो बनती हैं, रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस की जो प्रोसेस होती है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है हमको, क्या लाभ है, क्या सिग्निफिकेंस इसका है, इससे फ़ायदा क्या है। इसके बाद PY क्वेश्चन जो लिखा है इसका मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में, उसको लेकर के डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा जाएगा। और सबसे लास्ट में मैं लूँगा आपके कॉमेंट्स कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ पे छूट रहा है या जो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कुछ भी मतलब जो भी आपके मन में क्वेश्चंस बनेगा इस पूरे वीडियो को, पूरे सभी टॉपिक्स को समझने के बाद, वैसे मैं दावा करता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा, अगर आप लोग पूरा पेशेंस बना करके लास्ट तक वीडियो को देखते जाते हैं, तो जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा मेरा ये प्रॉमिस है कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्योंकि मेरी थोड़ी सी पढ़ाने की शैली भी रहती है कि मैं एक ही चीज़ को थोड़ा सा 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि क्लास में ही आपका रिवीजन भी होता रहे और आपको आपके दिमाग में चीज़ें जो है सेट होती चली जाए।
ये नहीं कि न्यूज़ न्यूज़ नहीं आपको सुनाने आया हूँ, बस ऐसे ही एक बार न्यूज़ को पूरा पढ़ते हुए चला गया और आपको सुना के ख़त्म कर दिया, बोल दिया द एंड, अब न्यूज़ ख़त्म, अब अपने अपने घर जाइए। तो न्यूज़ नहीं, इन्फॉर्मेशन लेवल पर मैं पढ़ाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं पूरा उसको डीप में जा करके ठीक से टाइम लेकर के आप देखेंगे, लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आपने देख लिया तो मेरा ये दावा रहेगा कि रेजोनेंस जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, उससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं गलत होगा, चाहे आप किसी भी लेवल का जा करके सॉल्व कर लीजिए। वैसे भी मैं बीएससी लेवल तक ही रहने वाला हूँ, इससे ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी यही आपके एग्जाम में आने वाला है। हाँ, कोई और अगर लेवल पढ़ाना रहेगा मुझे तो मैं अलग से इसका वीडियो बना दूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए बीएससी लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा तो उसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी रहेगी, बिल्कुल लिख लीजिएगा कहीं पे कि सर ने गारंटी दिया था। ठीक, तो आप लोग समझे गए होंगे मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तुरंत आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि आज की वीडियो हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक को, जैसा कि मैं एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा यूनिट 1 का पूरा सिलेबस मैं आपको बताया हुआ था लिख करके उस दिन कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस अगर आप लोग खोलेंगे अपना यूनिट 1 का तो उसमें सबसे पहली टॉपिक दी गई है, सबसे पहले टॉपिक का नाम है रेजोनेंस और दूसरी टॉपिक का नाम है रेजोनेंस एनर्जी। इसी में एंड लगा के आगे लिखा हुआ है, एंड रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी 2 टॉपिक को पूरा डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे 2 नहीं, कुल मिला के बोल लीजिए एक ही टॉपिक है। तो एक एक टॉपिक हम लोग एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरा डीप में जाकर के अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, मीन्स आपके पूरा बीएससी लेवल तक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक रेजोनेंस जिसके अंदर ही इंक्लूड होकर के आता है रेजोनेंस एनर्जी। तो इस टॉपिक को हम लोग जनरली इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि इस वीडियो के अंदर आप क्या सीखने वाले हैं, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पूरा डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि इसके क्या क्या आउटकम्स रहने वाले हैं, जो आप टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। कि जैसा कि मैंने अभी क्लियर कर दिया कि आज के बाद गारंटी रहेगी, लिख लीजिए कहीं पर, पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि बीएससी लेवल का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो आपका एमसीक्यू आता हो, चाहे वो आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन आता हो यानी कि रिटन आता हो, यानी कि सब्जेक्टिव बोल लीजिए। ठीक है, एमसीक्यू आता हो या फिर थियोरेटिकल आता हो, ठीक है, या फिर सब्जेक्टिव इसी को बोल लीजिए, या सब्जेक्टिव आता हो, कैसा भी क्वेश्चन आता हो, एमसीक्यू आता हो, थियोरेटिकल या सब्जेक्टिव, यानी कि क्वेश्चन आंसर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग वाले जो रिटन क्वेश्चन आते हैं वो आता हो, या आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हो, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप देखेंगे सभी तरह के क्वेश्चंस को आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये रहेगा आपका आउटकम्स की क्या आप लोग इससे सीखेंगे। ठीक, इस वीडियो से आप लोगों को क्या मिलने वाला है, ये आउटकम्स की हमने बात कर ली। इसके बाद अब आते हैं रेजोनेंस, जो कि हम लोग का पहला टॉपिक ही है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि टॉपिक के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, तो बेसिकली 2 चीज़ें पढ़नी है, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी पढ़नी है। तो रेजोनेंस को हम लोग जनरली स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं अपने टॉपिक की कि आज हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, ये आपका क्लियर हो गया क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या आउटकम्स है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब रेजोनेंस को चलते हैं, थोड़ा ठीक से डिटेल में पढ़ते हैं। और दोस्तों मैं रेजोनेंस को के बारे में बताऊं, इसके डेफिनेशंस लिखवाऊं, इसके नोट्स लिखवाऊं या इसके बारे में कुछ समझाना स्टार्ट करूं इसके पहले, क्योंकि ये पहला वीडियो बोल लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। पहले जो इसका सच में पहला वीडियो था उसमें तो हम लोग थोड़ा सा एडमिशन वगैरह के बारे में बात कर लिए थे, लेकिन जो एक्चुअल आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है इस वाले वीडियो से स्टार्ट हो रहा है आपका टॉपिक जो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए गॉड से स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपने इस क्लास को। जैसा कि आप लोग किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी आपका धर्म हो, आप लोगों ने सुना होगा कि गॉड के बारे में सुना ही होगा। गॉड को कौन नहीं जानता, गॉड। इनके बारे में एक बात आप लोग सुने होंगे कि गॉड के ढेर सारे फॉर्म्स होते हैं, है ना। अगर मैं फॉर्म्स की इनकी बात करूँ, फॉर्म्स है ना, ढेर सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे अगर मैं हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूँ, इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानता हूँ, मीन्स बाकी धर्मों की अपेक्षा इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। तो फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ कि गॉड के ढेर सारे फॉर्म्स होते हैं, मीन्स ढेर सारे रूप होते हैं, इसी को फॉर्म्स को हम लोग हिंदी में रूप बोलते हैं ना। आप तो ये सुने होंगे कि जो गॉड हैं यानी कि जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, जो अल्लाह हैं, उनके कई रूप हैं। कभी कभी आप ये भी सुनेंगे कि एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन हाँ इनके रूपों की अगर मैं बात करूँ तो आपने ऐसा सुना होगा कि अलग अलग समय में, है ना, जब दुनिया में पूरा बोल लीजिए कि गलत काम ज़्यादा होने लगता है तो उसको मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए कौन आता है,
गॉड किसी न किसी रूप में इस धरती के ऊपर आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं जो समस्या पृथ्वी पर चल रही होती है। अब आप लोग ये मत सोचने लगेगा सर अभी केमिस्ट्री के टीचर होकर के साहित्य पढ़ाने लगे क्या, अभी साहित्य में चलेगा क्या, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल होशो हवास में आपको पढ़ा रहा हूँ, बस ध्यान से आप लोग लेक्चर को सुनते जाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, बस मैं इतना कह सकता हूँ। तो गॉड के मैंने रूपों की बात की कि आप किसी भी धर्म में ले लीजिए, कुछ रूप उनके ज़रूर देखने के लिए मिल जाएंगे, और हिंदू धर्म में तो ढेर सारे रूप मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं बहुत मेजर बात कर रहा हूं, जैसे अगर मैं मान लीजिए विष्णु भगवान की अगर मैं बात करूं हिंदू धर्म में, तो आप सुने होंगे एक तो राम का नाम है ना, राम के रूप में आए थे, और दूसरा कृष्ण भगवान है ना। मैं दो बहुत ही मेजर रूप ले रहा हूँ, बाकी और ढेर सारे उनके रूप हैं, ढेर सारे रूप में अलग अलग समय में आए, और आने के बाद यहाँ पर पृथ्वी पे जो भी गड़बड़ी चल रही थी उसको आकर के उन्होंने ठीक किया। ठीक है, तो अगर मैं गॉड की बात करूँ तो इनके ढेर सारे रूप होते हैं, वो अलग अलग रूपों में बार बार आते रहते हैं अर्थ पर, पृथ्वी पर, और जब भी कोई समस्या रहती तो आते हैं और उसको उस समस्या का समाधान करके अपने निश्चित समय पर वो फिर से चले जाते हैं। जबकि देखेंगे आप तो कुल मिला के गॉड एक ही होता है। ठीक है, या तो हो सकता है कभी आपको खुद भी ऐसा प्रैक्टिकल कभी लाइफ में करने के लिए मिल गया होगा कि आपको ज़रूरत पड़ गई होगी कि किसी के सामने अपना मतलब चेहरा या अपना जो लुक है उसको चेंज करना, ताकि वो सामने वाला आपको पहचान ना पाए। हो सकता है ऐसा आप भी किए होंगे, और खास करके कोरोना काल में तो ज़रूर किए होंगे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपको ना पहचाने, तो आप मास्क पूरा बड़ा वाला लगा लिए अच्छे से, पूरा मुँह ही ढक गया, या फिर मुँह को अच्छे तरीके से बांध लिए, तो कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा कि वही है या दूसरा है ना। मतलब आपने अपने रूप को चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन जनरल सा क्वेश्चन है कि अगर गॉड के राम वाले रूप से कृष्ण भगवान को अगर आपको समझाना हो तो क्या आप समझा सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं इस रूप से? क्या इस रूप को डिफाइन किया जा सकता है? या भगवान के कृष्ण वाले रूप से क्या राम को डिफाइन किया जा सकता है? या इन दोनों ही रूपों से या इनमें से किसी एक से क्या गॉड को डिफाइन किया जा सकता है? तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि राम का अगर आप देखेंगे जो फॉर्म था, जो उनकी जो पर्सनालिटी थी, अगर आप लोग जानते होंगे, ऑब्वियसली बात जानते होंगे, तो इनका नेचर काफ़ी अलग था कृष्ण भगवान से। जबकि अगर आप इनका नेचर देखेंगे तो काफ़ी अलग था, और दोनों के अपने अलग अलग काम थे, अलग अलग कामों से आए थे, अलग अलग फैमिली में पैदा हुए, अलग अलग तरीके से रहे, और अलग अलग इनके भाई बहन वगैरह, मतलब सब कुछ अलग अलग था। तो आप देखेंगे कि एक रूप से दूसरे रूप को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, या फिर इन रूपों से इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इन ना ही कृष्ण भगवान से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं गॉड को, ना ही राम से, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है। या अगर मैं सिंपल सा एक और क्वेश्चन उठा दूँ कि क्या गॉड को ही आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना, क्या गॉड को ही आप डिफाइन कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अलग अलग समय में अलग अलग रूप रहे हैं, और अलग अलग तरीके से इन्होंने बिहेव किया है, अलग अलग तरीक़ों से आकर के पृथ्वी पर अवतार लिया, और अलग अलग तरीक़ों से, मतलब हर बार अलग अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी कहानी हो जाती है ख़त्म, और मेरा टॉपिक यहाँ पे हो जाता है रेजोनेंस स्टार्ट। अब आप सोचेंगे कि सर ये कहानी अभी क्यों सुना रहे थे? ये बेसिकली मैं हालांकि स्टार्ट में गॉड से किया हूँ, लेकिन आज जो हम लोग का टॉपिक है ना रेजोनेंस, ये खुद इसका नाम आप गॉड बदल के रख लीजिए, रेजोनेंस के बजाय आप इसका नाम रख लीजिए गॉड, क्योंकि ये जो टॉपिक पहला ही टॉपिक हम लोग का है ये गॉड से रिलेटेड है, बिल्कुल गॉड समझिए। कैसे? ये जो रेजोनेंस होता है इसको पहले ध्यान से समझिए। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए बेंजीन ही है, या कोई भी एक कंपाउंड है, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एक कंपाउंड है, कंपाउंड में मान लीजिए मैं बेंजीन ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में बेंजीन सबसे फेमस है, तो बेंजीन को बेसिकली मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए बेंजीन को मैंने यहाँ पे ले लिया, ये है बेंजीन आपकी, ठीक है, ये हो गई बेंजीन। तो आप एक बात बताइए कि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस तरीके से गॉड को डिफाइन नहीं किया जा सकता उनके अलग अलग रूपों को देख करके, या कई बार आप गॉड को मान लीजिए डिफाइन कर लीजिए, गॉड बहुत अच्छे हैं, सभी की हेल्प करते हैं, है ना, उनकी पूजा करनी चाहिए, जो भी इस तरीके से ढेर सारे तरीक़ों से आप डिफाइन इनको कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि कोई आपको फंसा देगा, बोलेगा गॉड इतने अच्छे थे तो कृष्ण भगवान तो चोरी करते थे, है ना, तो गॉड कैसे चोरी कर सकते हैं, जबकि कृष्ण भगवान का ही रूप थे? आप फंस जाएंगे तुरंत, है ना।
फिर इस तरीके से हो सकता है कि राम का कोई ऐसा काम हो जो यहाँ पे आकर के अटक जाए, इनको डिफाइन करने में फंसा दे आपको। तो ऐसा ही सेम टू सेम कंडीशंस अप्लाई होती है कुछ ऐसे कंपाउंड्स के साथ जो कि इन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता उनके रूपों से, उसी तरीके से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो बेंजीन शो नहीं करता है ना। ये जो बेंजीन है इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर्टीज बेंजीन शो नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं कृष्ण भगवान के अगर मैं चोरी वाला फॉर्म लूँ, अभी मान लीजिए जो चोरी करते थे, चोरी मीन्स जो दूध दही चुरा के खा जाते थे, पी जाते थे लोगों का, या शरारतें करते थे, किसी की मटकी फोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया ऐसा। तो ये सब जो काम ये करते थे, इसको अगर मान लीजिए जैसे हम लोग इस गॉड से डिफाइन नहीं कर सकते, उसी तरीके से मान लीजिए कि बेंजीन की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इसको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये नहीं कर रहा। और जब ये नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से गॉड के ढेर सारे रूप हैं और सभी रूप का अपना अपना एक अलग अलग काम है, उसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन के भी ढेर सारे रूप हैं और सभी रूप का अपना अपना काम हो सकता है। सभी रूप अलग अलग रूप में रहेगा तो कुछ तो कैरेक्टर बदलेगा ना, क्योंकि हर बार अलग अलग रूप में आते हैं। तो भगवान भी अपना कैरेक्टर बदलते हैं, अलग तरीके से जीते हैं, अलग तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं पृथ्वी पर, है ना। तो उसी तरीके से आप देखेंगे बेंजीन भी हो सकता है अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से एक्ट करता हो। तो सेम कॉन्सेप्ट जो गॉड वाला है वो ऐसे कंपाउंड्स पर भी लागू होता है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हमारे पास हैं केमिस्ट्री के अंदर जिनमें सभी प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं होती हैं जो कि होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये निकला कि इसके पास कुछ और भी रूप हैं, कुछ तो इसके अंदर दिक्कत है, कुछ तो इसको बीमारी हुई है, कोई तो इसको बीमारी हुई है जिसकी वजह से सो नहीं कर रहा। तो जब इसको दवा खिलाया गया, किसकी दवा खिलाया गया? रेजोनेंस की दवा। जब बेंजीन को रेजोनेंस की दवा खिलाया गया तो पता चला कि बिल्कुल ठीक हो गया, बेंजीन एकदम सारे रूप को सारी प्रॉपर्टीज को शो करने लग गया। जब सारी प्रॉपर्टीज को शो करने लग गया तो इसका मतलब ये निकला कि इसको कौन सा रोग हुआ था बेंजीन को? तो रेजोनेंस का रोग हुआ था। ठीक है, बस पेशेंस बना करके मेरी बात को सुनते रहिए। अभी ऐसा दिमाग में घुसेगा ना, कोई खींच के निकालेगा तब भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको मिटाता हूँ, मेरी बात को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ कंपाउंड्स हैं उनकी सभी प्रॉपर्टीज को एक ही स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं किया जा सकता, एक ही स्ट्रक्चर पर सभी प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से गॉड के ऊपर उनके सभी रूपों के जो कैरेक्टर रहे उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से आप देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसका मतलब उसके पास और भी अपने अभी कुछ रूप हैं जिनके अपने अपने स्पेशल काम हैं। तो उनके इसी रूप को शो करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। मैंने अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया हिंदी में कि किसी भी कंपाउंड के सभी गुणों को प्रदर्शित करने के लिए, सभी प्रॉपर्टीज को शो करवाने के लिए एक ही स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं होती है, उसके लिए इसकी कुछ और स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। ये हो गया हिंदी में। अब मैं इंग्लिश में आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको रेजोनेंस को डिफाइन करेंगे, और आप लोग नोट्स चाहें तो आप लोग बनाते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द स्ट्रक्चर of the molecules of a compound अगर छोटा दिख रहा हो तो आप लोग मेरी बात को सुन करके लिखते चले जाइएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, इसका कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था बेंजीन की, तो इसमें आप जानते हैं C6H6 होता है। तो ये आपके जो मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, इसके अंदर जो C6H6 है ये इसके मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो बनती है यहाँ पे, जो इस तरीके से करके मैं अभी बना रहा था, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनती है तो ये इस मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर हो गई, और ये पूरा मिलाकर के कंपाउंड हो गया। तो वही बताया जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है, इसके अंदर यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है? कंपाउंड इज कैपेबल
to explaining all the properties, explaining properties बस लिख दीजिए, properties, but देखिए जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कैपेबल टू एक्सप्लेनिंग प्रॉपर्टीज, मीन्स किसी भी कंपाउंड की जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर होती है वो इस बात के लिए सक्षम होती है कि हिंदी वाले भी अपना चाहें तो हिंदी में नोट्स बनाते चलेंगे जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ से छापते चलेंगे। तो ये बिल्कुल सक्षम होती है, कैपेबल होती है इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इसकी जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल कैपेबल होती है, ठीक है, होनी चाहिए। बट समटाइम molecules of a compound यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जगह पे स्ट्रक्चर कर लीजिए, स्ट्रक्चर, बट सम टाइम स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन all the properties, but sometime structure of a compound is not able to explain all the properties, मीन्स जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो स्ट्रक्चर होती है किसी भी कंपाउंड की वो इस बात के लिए कैपेबल होनी चाहिए कि उसकी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे, लेकिन कई बार ऐसा होता है बट सम टाइम द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, मीन्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसका मतलब होता है दैट मीन्स सम अदर structures of compound exist, ठीक, एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही स्ट्रक्चर उसकी सभी प्रॉपर्टीज को, ऑल प्रॉपर्टीज मैं लिखा हूँ टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज, बट समटाइम्स स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है, सभी प्रॉपर्टीज को जब एक्सप्लेन नहीं कर पाती किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि उसके पास कुछ और भी अपने रूप हैं, जब एक ही रूप सभी बातों को एक्सप्लेन ना कर पाए तो इसका मतलब होता है कि गॉड है और गॉड की तरह से उसके और भी अवतार हैं और भी रूप हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये बताइए कि जो मैं अभी गॉड के जो रूप बता रहा था, राम और कृष्ण, क्या ये दोनों उनके एक्चुअल रूप हैं, मीन्स सच में मतलब यही गॉड हैं, या गॉड का कोई और ओरिजिनल फॉर्म पहले से था, ये दूसरा फॉर्म है? तो आप बोलेंगे नहीं, मतलब गॉड कुछ और, जैसे मान लीजिए विष्णु भगवान, उनका ओरिजिनल फॉर्म अगर है तो विष्णु भगवान का ही अवतार थे राम भी, और विष्णु भगवान का ही फिर से एक अलग रूप था कृष्ण भगवान के रूप में, ठीक है। उसी तरीके से उनके और भी ढेर सारे रूप आप ले सकते हैं, मैं अभी 2 का एग्जाम्पल ले रहा था, ठीक है। तो आप बोलेंगे वो उनके एक्चुअल रूप नहीं थे, राम और कृष्ण उनके एक्चुअल रूप नहीं थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड्स के भी एक्चुअल रूप, ये जो दूसरी स्ट्रक्चर्स अभी एग्जिस्ट कर रही हैं जो है उसके पास, इसका मतलब हुआ वो उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होंगी, ठीक है। बट दैट मीन्स सम अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड एग्जिस्ट, बट these are not the actual structures,
बट दीज आर नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या कहाँ होगी? अगर ये जो स्ट्रक्चर्स अभी बन रही हैं वो स्ट्रक्चर्स अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं हैं तो एक्चुअल यानी कि ओरिजिनल फॉर्म उसका क्या होगा, कहाँ होगा? तो जो उसके एक्चुअल फॉर्म होंगे वो आप देखेंगे जो उसका जहाँ से शुरू हुआ था और जहाँ पे लास्ट हो रहा है, मीन्स जो पहला रूप था और जो लास्ट वाला रूप है उसी के बीच में कहीं ना कहीं उसका होगा ओरिजिनल रूप, है ना? तो उसके बीच में होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि द एक्चुअल structure of the compound lies between, ये between है, lies between its structures। ठीक, यानी कि इसकी जो अदर स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, यहाँ पे वैसे अदर कर लीजिएगा, अदर स्ट्रक्चर्स मीन्स अदर स्ट्रक्चर जो बन रही है उसके बीच में कहीं ना कहीं वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर उसकी रहेगी, है ना? अदर स्ट्रक्चर कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अगर आप लोगों की अगर टाइम ज़्यादा जा रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो से क्या करूँगा कि पहले लिख लूँगा पूरा का पूरा, इसके बाद एक बार में एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि लिखने में टाइम तो जाएगी, है ना? लिखने में टाइम तो जाएगी। तो वैसे मैं देखता हूँ तो इसी वीडियोस कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें लिख के फिर एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि थोड़ी जो लंबी लंबी डेफिनेशन है उसको पूरा अगर मैं लिखूँगा तो लिखने में आपकी टाइम जाएगी। इससे अच्छा ये रहेगा कि मैं एक बार लिख करके पूरा पढ़ के एक्सप्लेन कर दूँगा, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, है ना? चलिए फिर फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं पूरा इसको अब कंप्लीट ही कर लेता हूँ पूरी डेफिनेशन को। दिस फेनोमेनन is known as रेजोनेंस। ठीक, चलिए ये पूरी की पूरी डेफिनेशन हो गई। आप लोग डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस एक बार आपको बताना है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इज कैपेबल टू एक्सप्लेनिंग प्रॉपर्टीज। मीन्स किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस बात के लिए कैपेबल होती है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करे, और करती भी है। लेकिन बट सम टाइम स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। मीन्स उस कंपाउंड की जितनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उन सभी प्रॉपर्टीज को एक ही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कई बार नहीं कर पाती। कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, कुछ को करती कुछ को नहीं कर पाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी कंपाउंड की और भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स सम अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि उस कंपाउंड की कुछ और भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, हैं, बट दीज आर नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स। लेकिन उसकी ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं होती, मीन्स ओरिजिनल फॉर्म नहीं होता है ना? क्योंकि अगर आपके सामने किसी का 10 रूप पेश कर दिया जाए तो आप खुद ही कंफ्यूज जाएंगे, ये वाला इसका ओरिजिनल है कि ये वाला इसका ओरिजिनल है कि ये वाला इसका ओरिजिनल है। ओरिजिनल को खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब उस कंपाउंड की ढेर सारी स्ट्रक्चर्स बन जाती है तो समझ नहीं आता कि ये वाला सही है कि वो वाला सही है। अभी आप देखेंगे, मैं जब करके दिखाऊंगा तो, ठीक है? तो उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड लाइज बिटवीन इट्स अदर स्ट्रक्चर्स। जो अदर स्ट्रक्चर होती हैं उसी में से उसी को मिला करके बोलिए एकदम बिल्कुल हाइब्रिड कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो कोई एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनती है जिसको लोग जनरली एक्चुअल स्ट्रक्चर मान लेते हैं। ठीक है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। और जो पूरा फेनोमेनन अभी आप देख रहे हैं उनकी रूप को चेंज करने का, मीन्स जो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने का की जिम्मेदारी होती है स्ट्रक्चर की, जब नहीं कर पाता है इसका मतलब उसके पास कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉर्म कर रहा है, यही जो पूरा का पूरा फेनोमेनन है, इसी फेनोमेनन को अदर रूप वाला, अदर फॉर्म वाला, अदर स्ट्रक्चर वाला, उसे ही बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, कोई भी कंपाउंड जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को शो करने लगे, है ना, तब उसको बोलते हैं रेजोनेंस। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग जनरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
ठीक है, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और जो इसकी जो बाकी के अदर स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे समझ में आ गया होगी। जो दूसरे उसके फॉर्म बनेगी, जो दूसरे उसकी स्ट्रक्चर बनेगी, उसका हम लोग एक अलग से नाम रखेंगे जिसका नाम होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज रेजोनेंस, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज रेजोनेंस, तो ये आप लोग उसमें पूरा आंसर घुसा देंगे। और ये पूरा आराम से 40-50 वर्ड में जो आपको पूछता है रिटन वाला, उसमें भी आप लोग लिख सकते हैं। और मेरे ख्याल से रेजोनेंस जो आप MCQ बनेगा सिर्फ रेजोनेंस टॉपिक से, उसमें से जितना मैंने भी एक्सप्लेन किया इसी के बीच में से आपको आराम से रेजोनेंस के MCQ भी मिल जाएंगे। ठीक है, और कैसे होता है अभी इसके बारे में तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो एक टॉपिक हमने ठीक तरीके से डिस्कस कर लिया रेजोनेंस वाला। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब यहीं पर वीडियो को बंद कर दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो हम लोग को भी प्रॉब्लम होगी उसको एडिटिंग करने में, एक्सपोर्ट करने में, मतलब बहुत समय लगता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो। और आप लोग बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। मैं पूरा पढ़ाऊँगा और समय लेकर के, टाइम लेकर के हम लोग डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल प्लीज़ प्रेजेंस बना करके रखिएगा। एक ही वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि आधी बात मैं बता पाऊँगा, आधी में मैं नहीं बता पाऊँगा, और इंटरेस्टिंग वे में भी नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी सी टाइम की डिमांड करती है। तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले दिए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतने ही नहीं, और ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग लेकर के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ अगर आप लोग फीडबैक देना चाहते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा वीडियो होना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत